एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं इतिहास का फर्स्ट चैप्टर जो है समय की शुरुआत से को समझेंगे। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे और परीक्षा के में जो पूछे जाने वाले प्रश्न उनको आज विस्तृत रूप से जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें ताकि पूरी खबर स्पष्ट रूप से समझ आए। प्रश्न पहला है, दिए गए सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था को दर्शाने वाले आरेख देखिए। क्या उन निवेशों की सूची दे सकते हैं जो औजारों के निर्माण में सहायक हुए और औजारों के निर्माण में किन किन प्रतिक्रियाओं को बल मिला। मस्तिष्क के आकार और उनकी क्षमता से वृद्धि, औजारों के इस्तेमाल के लिए बच्चों व चीज़ों के लिए ले जाने के लिए हाथों का मुक्त होना, सीधे खड़े होकर चलना, आंखों से निगरानी, भोजन शिकार की तलाश में लंबी दूरी तक चलना, ये सारे औजार बनाने की प्रतिपुष्टि की ओर ले जाते हैं। अब उत्तर की सकारात्मक प्रतिपुष्टि क्या है मैं समझा देता हूँ। किसी बॉक्स विशेष की ओर इंगित तीर के निशान उन प्रभावों को बताते हैं जिनकी वजह से कोई विशेषता विकसित हुई। दूसरा पॉइंट, किसी बॉक्स से दूरी इंगित करने वाले तीर के निशान ये बताते हैं कि बॉक्स में बताए गए विकास क्रम ने अन्य प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित किया। प्रारंभिक मानव की प्रजाति को उनकी खोपड़ी के आकार और जबड़े की विशेषता के आधार पर बांटा गया है। ये विशेषताएं सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था अर्थात वांछित परिणाम प्राप्त होने से विकसित हुई होगी। उपरोक्त सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था आरेख में औजारों के निर्माण में 4 महत्वपूर्ण बिंदु प्रदर्शित किए हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है मस्तिष्क के आकार और उसकी क्षमता में वृद्धि, आंखों से निगरानी, भोजन और शिकार की तलाश में लंबी दूरी तक भ्रमण करना, औजारों के इस्तेमाल के लिए हाथों का स्वतंत्र होना और सीधे खड़े होकर चलना। ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। औजार बनाने की कला सीखना मानव की एक महान उपलब्धि थी। इनके साथ ही साथ अनेक प्रक्रियाओं को प्रोत्साहन मिला जिससे अनेक लाभ हुए। पहला लाभ क्या हुआ? औजारों के निर्माण से आदि मानव भयानक जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने में समर्थ हो सका, अन्यथा वे जानवर उसका शिकार पहले ही कर जाते। दूसरा, औजारों की सहायता से खेती करना और शिकार करना आसान हो गया। तीसरा बिंदु, औजारों के निर्माण के साथ ही आदि मानव के पहनावे में सुधार हुआ और वह जानवरों की खाल को पहनने लगा। सुई का आविष्कार हुआ। निवास स्थल बनाने में औजारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला बिंदु है, औजारों की सहायता से मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लिया। औजारों के निर्माण की प्रक्रिया में वास्तव में मानव के रहन सहन या खान पान के स्तर को एकदम बदल कर रख दिया। मानव द्वारा पत्थर के औजार बनाने व प्रयोग करने के प्राचीनतम साक्ष्य इथियोपिया और केन्या के पुरा स्थलों से प्राप्त हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पत्थर के औजार सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव ने बनाए व प्रयोग किए होंगे। संभव है कि स्त्रियां अपने और अपने बच्चों के भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ खास और औजार बनाती और इस्तेमाल करती रही होगी। दूसरा प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न, मानव और लंगूर तथा वानरों जैसे स्तनपायियों के व्यवहार तथा शरीर रचना में कुछ समानताएं पाई जाती हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि संभवतः मानव का क्रमिक विकास वानरों से हुआ। पहला बिंदु क व्यवहार और शरीर रचना शीर्षकों के अंतर्गत 2 अलग अलग स्तंभ बनाए, उन समानताओं की सूची बनाइए। दोनों के बीच पाए जाने वाले अंतरों का भी उल्लेख कीजिए जिन्हें आप महत्वपूर्ण समझते हैं। एक एक बिंदु को अपन समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। मानव और लंगूर और वानर जैसे स्तनपायियों के व्यवहार तथा शरीर रचना में कुछ समानताएं पाई जाती हैं जिससे यह संकेत मिलता है कि संभवतः मानव का क्रमिक विकास वानरों से हुआ है। व्यवहार तथा शरीर रचना के अंतर्गत निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली विशेषता है व्यवहार के स्तर पर। वानर यानी एप होमिनाइड उपसमूह का जीव है। होमिनिड वर्ग होमिनाइड उपसमूह से विकसित हुए हैं। इनमें परस्पर समानताएं होते हुए भी बड़े अंतर पाए जाते हैं। होमिनाइड का मस्तिष्क होमिनिड की तुलना में छोटा था। वे चौपाया थे अर्थात चारों पैरों के बल चलते थे। उनका शरीर का अग्रभाग व अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। होमिनिड सीधे खड़े होकर दोनों पैरों से चलते थे। होमिनिड के हाथों की बनावट विशेष प्रकार की थी जिससे वे हथियार औजार बना व प्रयोग कर सकते थे। शरीर रचना के स्तर पर मानव के प्रारंभिक स्वरूपों में उनके लक्षण आज भी शेष हैं। मानव के आद्य रूप में वानर के अनेक लक्षण बरकरार हैं, जैसे होमो की तुलना में मस्तिष्क को अपेक्षाकृत छोटा बनाना,
पिछले दांत बड़े होना, हाथों की विशेष दक्षता व सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता अधिक न थी, क्योंकि वह अपना अधिकांश समय पेड़ों पर गुजारता था। पेड़ों पर जीवन व्यतीत करने के कारण उसमें अनेक विशेषताएं आज भी मौजूद हैं, जैसे आगे के अंगों का लंबा होना, हाथ और पैरों की हड्डियों का मुड़ा होना, टखने के जोड़ों का घुमावदार होना। प्रारंभिक मानव की प्रजाति को उसकी खोपड़ी के आकार व जबड़े की विशेषता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। वानर, लंगूर व मानव आदि प्राइमेट उपसमूह के अंतर्गत आते हैं। अब शारीरिक स्तर पर समानताएं क्या क्या थी ये जान लेते हैं। दोनों ही प्राइमेट उपसमूह के जीव हैं। मानव, वानर व लंगूर तीनों के शरीर पर बाल होते हैं। बच्चे पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक माता के पेट में पलते हैं। मादाओं में बच्चे को दूध पिलाने के लिए स्तन ग्रंथियाँ होती हैं। इन प्राणियों के दांतों की बनावट भिन्न होती हैं। व्यावहारिक स्तर पर समानताएं क्या हैं वो भी जान लेते हैं। मानव और वानर अपने बच्चों को उठाकर चलते हैं। दूसरे जीवों की अपेक्षा समझने की शक्ति ज़्यादा होती है। अपने शरीर को परिस्थिति के अनुकूल बनाने में समर्थ होते हैं। मानव और वानर दोनों ही अपने पिछले पैरों पर खड़े हो सकते हैं। मानव और वानर के मध्य पाए जाने वाले अंतर। मानव अपने पैर पर ज़्यादा समय तक खड़ा रह सकता है, जबकि वानर ज़्यादा समय तक ऐसा नहीं कर सकता। मानव का मस्तिष्क का आकार बड़ा होता है, जबकि वानरों का जबड़ा काफ़ी बड़ा होता है। मनुष्य में समझने की शक्ति ज़्यादा होती है, वानर में अपेक्षाकृत समझने की शक्ति कम होती है। मानव दो पैरों पर चलता है, जबकि वानर 4 पैरों पर चलता है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानव उद्भव के क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के पक्ष में दिए गए तर्कों पर चर्चा कीजिए। क्या आपके विचार से यह मॉडल पुरातात्विक साक्ष्य का युक्ति-युक्त स्पष्टीकरण देता है? तो इस प्रकार का मॉडल बना रखा है, तो प्रतिस्थापन मॉडल और क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। उत्तर समझेंगे इसका। आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ और उसकी उत्पत्ति का केंद्र कहाँ था, आज भी इसकी खोज करना जटिल समस्या है। इस प्रश्न पर आज भी वाद विवाद जारी हैं, परंतु इस समस्या के समाधान हेतु 2 मत उभर कर हमारे सामने आए हैं। पहला बिंदु है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। इसको हम समझेंगे। इस मत के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति अलग अलग स्थानों पर हुई। विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमो सेपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे अलग अलग रफ्तार से हुआ। परिणामतः आधुनिक मानव दुनिया के भिन्न भिन्न स्थानों में विभिन्न रूपों में दिखाई दिया। अब प्रतिस्थापन मॉडल को जान लेते हैं। प्रतिस्थापन मॉडल, इस मत के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति एक ही स्थान पर यानी अफ्रीका में हुई थी, वहां से धीरे धीरे संसार के कई भागों में फैलती गई। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल पुरातात्विक साक्ष्य का विश्वास उत्पादक स्पष्टीकरण देता है। आधुनिक मानव के जीवाश्म में जो इथियोपिया में अनेक स्थानों पर मिलते हैं, इस मत का समर्थन करते हैं और इस मत के मानने वालों की मुख्य विचारधाराएं निम्नलिखित हैं। मानव के सभी पुराने, चाहे वे कहीं भी थे, बदल गए, उनका स्थान पूरी तरह आधुनिक मानव ने ले लिया। ऐसे विद्वानों का विचार है कि आधुनिक मानव में अत्यधिक समानता इसलिए पाई जाती है कि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र यानी अफ्रीका में उत्पन्न हुए और वहीं से अन्य स्थानों को गए। विद्वानों का तर्क यह भी है कि आज के मनुष्य के लक्षण भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि उनमें मध्य क्षेत्रीय अंतर विद्यमान है। उपयुक्त विभिन्नताओं के कारण एक ही क्षेत्र में पहले से रहने वाले एरेक्टस और होमो हाइडबर्गेसिस समुदायों में पाए जाने वाले अंतर में आज भी अंतर विद्यमान है। अगला प्रश्न जानेंगे, इनमें से कौन सी क्रिया के साक्ष्य एवं प्रमाण पुरातात्विक अभिलेख में सर्वाधिक मिलते हैं? संग्रहण, औजार बनाना और आग का प्रयोग। उत्तर जानेंगे संग्रहण, आग का प्रयोग और औजार बनाने में से औजार बनाने के साक्ष्य पुरातात्विक अभिलेख में सर्वोत्कृष्ट रीति से दिए गए हैं। पत्थर के औजार बनाने व उनके इस्तेमाल किए जाने के प्राचीन साक्ष्य इथियोपिया व केन्या के शोध स्थलों से प्राप्त हुए हैं। संभावना व्यक्त की जाती है कि इन औजारों का प्रयोग सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस ने किया था। संग्रहण आग के प्रयोग के उतने ज़्यादा साक्ष्य प्राप्त नहीं होते जितने कि औजार बनाने के मिलते हैं। यह संभावना प्रकट की जाती है कि पत्थर के औजार स्त्री व पुरुष दोनों अपने अपने प्रयोग के आधार पर बनाते थे। अनुमानतः स्त्रियां अपने और अपने बच्चों के लिए भोजन प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ विशेष प्रकार के औजारों को बनाती और इस्तेमाल करती थी। लगभग 35,000 वर्ष पूर्व जानवरों को मारने के तरीके में सुधार हुआ। इस बात के प्रमाण हमें फेंक कर मारने वाले भालों व तीर कमान जैसे औजार के प्रयोग से मिलते हैं। भाला प्रक्षेपक यंत्र के प्रयोग से शिकारी लंबी दूरी तक भाला फेंकने में समर्थ हुआ। इस युग में पंच ब्लेड तकनीक की सहायता से निम्न प्रकार से पत्थर के औजारों को तैयार किया जाता होगा। पहला पॉइंट है, एक बड़े पत्थर के ऊपरी सिरे को पत्थर के हथौड़े की सहायता से हटाया जाता है।
इससे एक चपटी सतह तैयार हो जाती है जिसे प्रहार मंच यानी गन कहा जाता है। फिर इस पर हड्डी या सींग से बने हुए पंच या हथौड़ी की सहायता से प्रहार किया जाता है। इसे धारदार पट्टी बन जाती है जिससे चाकू की तरह प्रयोग किया जा सकता है, और इससे एक तरह की छेनियाँ बन जाती हैं जिससे हड्डी, सींग, हाथी दांत, लकड़ी को उकेरा जा सकता है। हड्डी पर नक्काशी को नमूना दिया गया है। ये नक्काशी नमूना दे रखा है। ये इस प्रकार से नक्काशी की जाती थी। आप नमूने चित्र देख सकते हैं। पंच ब्लेड तकनीक कहा जाता है इसको। ओल्डुवई में मिले प्रारंभिक औजारों में एक औजार मंडासा भी है जिनके शल्कों को निकालकर धारदार बना दिया गया। यह एक प्रकार का हस्त कुठार है। इन आरंभिक औजारों के आधार पर मानव प्राकृतिक विज्ञान में प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है जो निम्नलिखित हैं। पूरा पाषाण काल। इस युग में पत्थर के औजार भद्दे, खुरदरे व बिना किसी नक्काशी के आदि के होते थे। इस काल में औजारों के कुठार, रखनी, मढ़ासे आदि प्रमुख है। मध्य पाषाण काल। इस युग में पत्थर के औजार का छोटे छोटे रूपों में प्रयोग होने लगा। लघु किस्म के औजारों को अश्म कहते हैं। इस युग के औजारों में भाले व तीर कमान आदि का प्रमुख औजार हैं। नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। इस काल के औजार बड़े साफ, अच्छी तरह से घिसे हुए, नक्काशीदार होते हैं। इस युग में हड्डियों और पत्थरों को चिकना व साफ करके औजार बनाने की कला विकसित हो चुकी थी। हंसियाँ इस युग का प्रमुख औजार हैं। तो साथियों, ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न समय की शुरुआत से कक्षा 11वीं इतिहास से चैप्टर फर्स्ट के प्रश्नोत्तर। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।